सो हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है भाई। फार्मास्यूटिक्स का एग्जाम कल से स्टार्ट होने वाला है एंड आज हम लोग वन शॉट रिवीजन देखने वाले हैं। ठीक है, वन शॉट रिवीजन देखने वाले हैं टॉप 20 का वन शॉट रिवीजन देखने वाले हैं। एंड मैंने आज फार्माकोलॉजी का एग्जाम था। ठीक है, आज फार्माकोलॉजी का एग्जाम था। कल मैंने वन शॉट रिवीजन कराया था फार्माकोलॉजी का एंड 99.99% मैच कर रहे हैं। 99.99% क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं फार्माकोलॉजी के। एक पॉइंट कहीं से छटक गया है, बाकी सारे क्वेश्चंस टॉप 20 से एंड मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट से आ गए थे। ठीक है, तो मैं प्रेडिक्ट किया था कि भैया आपको यही पढ़ना है, क्वेश्चंस यहीं से बन के जाएंगे, कहीं आसमान से नहीं आएंगे। ठीक है, तो मैंने जो बताया था सेम वही क्वेश्चंस आए थे। सेम फार्मास्यूटिक्स में भी होने वाला है, सेम फार्मास्यूटिक्स में होने वाला है भाई। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सेम वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, ये समझिए कि मैं एग्जाम का पेपर लीक कर दे रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम का पेपर लीक कर दे रहा हूँ। चलो, तो फार्मास्यूटिक्स का टॉप 20 जो हम लोग क्वेश्चंस पढ़ाए थे, ठीक है, उसका वन शॉट रिवीजन है। ठीक है, क्या है उसका वन शॉट रिवीजन है। वन शॉट रिवीजन में एक बार सरसरी निगाह से थोड़ा स्पीड में हम लोग चलेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है और क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस को हमको क्या करना है, कवर करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। डिस्क्राइब द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी प्रोफेशंस इन इंडिया। हिस्ट्री को डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है, और फार्मेसी के डेवलपमेंट को, फार्मेसी का विकास कैसे हुआ प्रोफेशंस इन इंडिया में। ठीक है, तो देख लेते हैं कि आखिर हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशंस ऑफ फार्मेसी क्या होता है। द फार्मेसी वॉज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड। फार्मेसी ग्रीक वर्ड से लिया गया है, आपको पता है, जिसका नाम है फार्माकोन। क्या नाम है? फार्माकोन। फार्माकोन का मतलब क्या होता है जानते हो? फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग। ड्रग का मतलब क्या होता है जानते हो? ड्रग का मतलब होता है मेडिसिन, दवाई। ठीक है, तो फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग। एंड वेरियस प्रोग्राम आर ऑफर्ड इन द फार्मेसी फील्ड। कई प्रकार के प्रोग्राम हमारे फार्मेसी फील्ड में क्या कहते हैं, ऑफर्ड किए जाते हैं। एक प्रकार से कई अपॉर्चुनिटी होती है फार्मेसी फील्ड में, कई अपॉर्चुनिटी होती है, जैसे बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा, MS फार्मा, फार्म डी, ऐसे कई कोर्स हमारे फार्मेसी प्रोफेशन में अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, आप चाहे जो कर सकते हैं। ठीक है, चलो एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फादर ऑफ फार्मेसी। पिता कौन है भैया? फार्मेसी के पिता कौन है? विलियम प्रोक्टर जूनियर। ठीक है, विलियम प्रोक्टर जूनियर हमारे फार्मेसी के पिता हैं। समझ में आ गया? और ये कहाँ के थे? ये हमारे अमेरिका के थे, हमारे नहीं, मतलब अमेरिका के थे, अमेरिका कंट्री के। तो जो विलियम प्रोक्टर जूनियर थे, ये अमेरिका के फार्मासिस्ट थे। और अगर बात की जाए हमारे इंडियन फार्मेसी के पिता कौन है, तो महादेव लाल सराफ। ये 2 पॉइंट्स आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये बन आ जाए कि भैया फार्मेसी के पिता कौन है, सिर्फ इतना पूछ ले कि फार्मेसी के पिता कौन है, तो विलियम प्रोक्टर जूनियर। एंड अगर इतना पूछे कि इंडियन फार्मेसी के पिता, अगर इंडियन फार्मेसी के पिता, तो महादेव लाल सराफ। ठीक है, ऐसा मत करना कि इंडियन फार्मेसी के पिता पूछा है और लिख देना विलियम प्रोक्टर जूनियर। ठीक है, नंबर कट जाएंगे, तुरंत नंबर कट जाएंगे आपके। ठीक है, चलो अब देखते हैं हिंदी पॉइंट। सेम जो पढ़े हैं इसका, ये सेम पॉइंट का हिंदी पॉइंट यहाँ पे है। फार्मेसी शब्द ग्रीक भाषा के शब्द फार्माकोन से लिया गया है, जिसका अर्थ औषधि है। क्या है? औषधि। मैंने आपको बताया दवा। फार्मेसी के क्षेत्र में बी फार्मा, डी फार्मा, MS फार्मा एंड फार्म डी करके बहुत सारे कोर्स यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, जैसे विभिन्न पाठ्यक्रम उपलब्ध है। ठीक है, फादर ऑफ फार्मेसी विलियम प्रोक्टर जूनियर एंड महादेव लाल सराफ कौन है? इंडियन फादर ऑफ फार्मेसी। समझ में आ गया? चलो अब देखते हैं थोड़ा हिस्ट्री। क्या देखते हैं? हिस्ट्री देखते हैं, फार्मेसी का हिस्ट्री। इन एशियंट पीरियड्स, प्राचीन काल में, इट वॉज बिलीव्ड द फिजिशियन परफॉर्म द फार्मास्यूटिकल वर्क। जब प्राचीन काल में क्या होता था, जो फिजिशियन होते थे, कौन? जो फिजिशियन, आज के समय में जिसको आप डॉक्टर बोलते थे, पहले से फिजिशियन होते थे, तो जो फिजिशियन होते थे वही सेम फार्मास्यूटिकल वर्क भी परफॉर्म करते थे, सेम वही काम करते थे। मतलब अभी के टाइम क्या है, अभी के टाइम फार्मासिस्ट अवेलेबल हो गए हैं। फार्मासिस्ट दवाओं को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्पेंस करते हैं, ठीक है, मेडिकल स्टोर पे। लेकिन पहले के समय क्या था? पहले के समय भैया डॉक्टर जो थे वो खुद फार्मासिस्ट का काम करते थे, वो खुद दवाई वितरण करते थे। जो आज के समय फार्मासिस्ट वर्क कर रहे हैं, सेम वर्क डॉक्टर पहले के टाइम पे करते थे। समझ में आ गया? तो वही बता रहा है कि इट वॉज बिलाइव्ड दैट फिजिशियन परफॉर्म द फार्मास्यूटिकल वर्क, प्रिपेयर द प्रिस्क्रिप्शंस प्रिपेयर करेंगे, सुपरवाइज द प्रिपरेशंस ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस। ठीक है, तो कहने का मतलब वही है कि जो आज के डेट पे फार्मासिस्ट, यानी आप लोग जो करेंगे, वो पहले के टाइम पे डॉक्टर ही करते थे, पहले के टाइम पे फार्मासिस्ट अवेलेबल नहीं थे। तो सेम हिंदी में देख लेते हैं। प्राचीन काल में यह माना जाता था कि चिकित्सक ही औषधि से संबंधित कार्य करता था। वह स्वयं नुस्खा तैयार करता था, स्वयं नुस्खे की निगरानी भी स्वयं करता था। ठीक है, तो ओवरऑल पूरा प्रिपरेशंस करते थे कौन? फिजिशियन, यानी जिसको डॉक्टर बोलते हैं।
लंदन फार्माकोपिया बिकेम अवेलेबल इन इंडिया 1824। जो लंदन फार्माकोपिया था हमारे भारत में 1824 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1824 ईस्वी में आया था। दिस कंट्रोल द फार्मास्यूटिकल एक्टिविटीज इन इंडिया। यही लंदन फार्माकोपिया हमारे इंडिया में जितनी भी फार्मास्यूटिकल्स एक्टिविटीज होती थी सब कुछ ये क्या करता था? कंट्रोल करता था। क्या करता था भैया? गतिविधियों पर नियंत्रण करता था। ठीक है। देयरफॉर इंडिया कम्युनिटी वाज फोर्स टू इम्पोर्ट ड्रग फ्रॉम ओवरसीज। इसीलिए क्या होता था? हमारी इंडिया की जो कम्युनिटी थी उसको मजबूरन इंपोर्ट करवाना पड़ता था समुद्र के उस पार से। ठीक है। अगर लंदन फार्माकोपिया हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो लंदन से आएगा ना फार्मास्यूटिकल्स, जो भी मेडिसिन ड्रग्स वगैरह हैं। तो हम क्या करते थे भैया? भारतीय समुदाय को विदेशों से औषधियाँ आयात करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग लंदन फार्माकोपिया यूज़ कर रहे थे। फार्मेसी कोर्स वॉज स्टार्टेड इन इंडिया इन 1824। 1842 ईस्वी में गोवा में सबसे पहले फार्मेसी कोर्स स्टार्ट हुआ। इन 1868 1868 में फर्स्ट इंडिया फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन अंडर ब्रिटिश मोनार्ची। देखो अब क्या हुआ? अब 1868 ईस्वी में हमारे इंडिया में सबसे पहला इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश्ड हुआ, लेकिन ये भी क्या था? ब्रिटिश मोनार्ची के अंडर में था। हमारे खुद के इंडिया के अंडर में नहीं था, ये ब्रिटिश मोनार्ची के अंडर में था। ठीक है। तो ब्रिटिश मोनार्ची के अंडर में था ये। इन 1939 में फर्स्ट इशू ऑफ इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी पब्लिश्ड। 1939 में इंडिया जर्नल ऑफ फार्मेसी वाज पब्लिश्ड, फर्स्ट इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी। ठीक है। तो जर्नल ऑफ फार्मेसी कब पब्लिश्ड हुआ था? 1939 में। देखो ये सब जो पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव में बन सकते हैं। ठीक है। चलो, इन 1941 अ पोस्ट फॉर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट वाज अनाउंस्ड एट केईएम हॉस्पिटल मुंबई। 1941 में हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का जो पद की घोषणा कौन किया? केईएम हॉस्पिटल, केम हॉस्पिटल मुंबई। जो मुंबई में केम हॉस्पिटल है, सबसे पहले वो फार्मासिस्ट का पोस्ट बोलते नहीं है कि हाँ वैकेंसी आया है। ठीक है। तो वही बता रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द फार्मेसी एक्ट वाज इनएक्टेड इन 1948। हमारा फार्मेसी एक्ट 1948 में आया था। फार्मेसी एक्ट कब आया था? 1948 में आया था। आपकी जो भी रजिस्ट्रेशन होगी आगे चल के उसमें लिखा रहेगा कि 1948 के तहत। ठीक है। तो फार्मेसी एक्ट इनएक्टेड हुआ था 1948 ईस्वी में। 1949 में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया स्टेबलाइज हुआ, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीसीआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीसीआई बोलते हैं। भारत में फार्मेसी के पाठ्यक्रम वर्ष 1842 में गोवा में प्रारंभ किया गया सबसे पहले। 1868 में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत फार्माकोपिया हमारे इंडिया में क्या हुआ? प्रकाशित हुआ। वर्ष 1939 में इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी क्या हुआ? प्रकाशित हुआ। वर्ष 1941 में यानी 1941 में केईएम अस्पताल मुंबई में क्या हुआ? हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की घोषणा की गई। 1948 ईस्वी में फार्मेसी एक्ट लागू हुआ एंड 1949 में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? थोड़ा स्पीड चल रहे हैं, आप लोग समझने का कोशिश कीजिए क्योंकि टाइम बहुत कम है, कल आपका एग्जाम है तो कवर करना पड़ेगा सब कुछ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, कंपेयर आईपी विथ बीपी एंड यूएसपी। ठीक है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्चुअल में फार्माकोपिया होता क्या है। फार्माकोपिया इज द ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड पब्लिश्ड बाय रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट कंटेनिंग ऑफ द लिस्ट ऑफ ड्रग्स। फार्माकोपिया क्या होता है? आप लोगों को पता है फार्माकोपिया क्या होता है? यहाँ पे देखो एक बुक दिख रहा होगा। ठीक है। फार्माकोपिया क्या होता है भैया? जितनी भी ड्रग्स बनती हैं, ठीक है, जितनी भी ड्रग्स बनती हैं और जितनी भी ड्रग्स लॉन्च होती हैं, सबसे पहले उसकी एंट्री फार्माकोपिया में करानी पड़ती है। आप एक प्रकार से एग्जांपल समझिए कि जितनी भी ड्रग्स बनती हैं वो जब लॉन्च होने लगती है तो उसका सारा प्रिस्क्रिप्शंस, डिस्क्रिप्शंस सब कुछ हमारे फार्माकोपिया में मिल जाएगा। जैसे पीसीएम है, पैरासीटामोल है। ठीक है। अब पैरासीटामोल अगर फार्माकोपिया में देखने जाएंगे तो पैरासीटामोल कैसे बना है, उसका कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज़, क्या ऑर्डर है, क्या टेस्ट है, क्या सॉल्युबिलिटी है एंड क्या फॉर्मुलेशन है, सब कुछ इंक्लूड रहेगा फार्माकोपिया की किताब में। यानी पैरासीटामोल का बनने से लेके लॉन्चिंग तक के सारे प्रोसेस हमारे फार्माकोपिया में इंक्लूडेड रहते हैं, जिसको हम लोग फार्माकोपिया के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? तो वही बता रहा है कि ये रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है, लॉन्च होता है एंड इसमें सारे ड्रग के लिस्ट हैं। ठीक है। फार्मास्यूटिकल्स देयर फार्मूला, उसके फार्मूला मिल जाएंगे आपको। आइडेंटिफिकेशन, दवाई का जो पहचानने का आइडेंटिफिकेशन, यानी अगर आप एक बार वो देखेंगे तो आप पहचान सकेंगे कि हाँ ये पैरासीटामोल है। ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशंस भी इसमें लिखा होता है। ठीक है।
इस लिस्ट में होता है स्टैंडर्डाइजेशन, डोजेज, यूजेस, ईटीसी, यानी ओरल सब कुछ, दवाई का सब कुछ भैया इस किसमें, फार्माकोपिया में इंक्लूड होता है। समझ में आ गया? चलो, द वर्ड फार्माकोपिया इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। जो फार्माकोपिया का वर्ड है ये दो ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड होता है। फार्माकोन, फार्माकोन का मतलब क्या होता है मैंने पीछे बताया कि ड्रग होता है। पोइया, पोइया का मतलब क्या होता है टू मेक, टू मेक ड्रग, ओरल मिला के दवा को बनाना, ठीक है, टू मेक ड्रग, ठीक है। फार्माकोन का मतलब ड्रग होता है, पोइया का मतलब होता है टू मेक। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़े, इतना समझ में आ गया ना? चलो, फार्माकोपिया, फार्माकोपिया का थोड़ा यहाँ पे क्या डेफिनेशन देख लेते हैं। फार्माकोपिया का डेफिनेशन यहाँ पे हिंदी में देख लेते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में था, यहाँ पे हिंदी में, तो हिंदी में भी सेम है यार, आप हिंदी में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश में समझा दिया, सेम वही कंटेंट है, हिंदी में आप लोग पढ़ लीजिएगा। फार्माकोपिया दो शब्द, दो ग्रीक वर्ड से बना होता है। आपको बताया कि मैंने ड्रग, टू मेक, यानी फार्माकोन का मतलब होता है दवा एंड पोइया का मतलब होता है बनाना, ठीक है, दवा का बनाना है। समझ में आ गया ना? बनाना केला वाला नहीं, दवा का बनाना, टू मेक वाला बनाना। इसलिए फार्माकोपिया का अर्थ दवाओं को बनाने और उनके मानकों का आधिकारिक विवरण देने वाली पुस्तक। आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं दवाओं का बनाने और उनके मानकों का आधिकारिक विवरण देने वाला पुस्तक को बोलते हैं फार्माकोपिया। तो ये तीन टाइप का होता है, इंडियन आईपी, ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, यूएसपी, बीपी, आईपी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बुक्स हैं तीनों का, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। एंड चलते हैं इंडियन फार्माकोपिया, जो सबसे पहला है इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया क्या होता है इसके बारे में थोड़ा डिटेल नॉलेज ले लेते हैं। इंडियन फार्माकोपिया इज अ फॉर्मली एक्सपेक्टेड डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द एंड ऑल द डिटेल्स ऑफ ड्रग्स और प्रोडक्ट मार्केटेड इन इंडिया। जितने भी प्रोडक्ट मार्केट होते हैं इंडिया में, सब ड्रग का डिटेल्स भैया हमारे इंडियन फार्माकोपिया में एक्सपेक्टेड एक्सेप्टेड होते हैं, ठीक है। तो भैया जो ड्रग की क्वालिटी होती है सब कुछ हमारे फार्माकोपिया के बुक में मेंशन होता है, ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया के बुक में मेंशन होता है। इट इज पब्लिश्ड बाय इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, जिसको आईपीसी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा। आईपीसी का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। ये पूछ लेता है, ठीक है, ये पूछ लेता है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, ये पूछ सकता है आपको। तो ये भैया हमारे इंडियन फार्माकोपिया कमीशंस के तहत पब्लिश होता है। इट इज़ पब्लिश्ड बाय, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ड्यूरिंग चेकिंग द क्वालिटी ऑफ ड्रग और एट द टाइम ऑफ एनी डिस्प्यूट इन कोर्ट, चेकिंग के दौरान कोर्ट में किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट विवाद होता है, द स्टैंडर्ड मेंशन्ड इन आईपी आर कंसीडर्ड एक्सपेक्टेड। जो भैया फार्माकोपिया में मेंशन रहेगा वही मान्य होगा, ठीक है, जो हमारे फार्माकोपिया में लिखा रहेगा वही मान्य होगा। बाकी कोर्ट का विवाद वहीं खत्म, ठीक है, कोर्ट का विवाद खत्म, जो फार्माकोपिया में मेंशन रहेगा वही मान्य होगा, वही सही मान्य होगा। इंडियन फार्माकोपिया हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गाजियाबाद में। कहाँ पे? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग रट के जाइएगा क्योंकि ये वन वर्ड में पूछ सकता है, ठीक है। चलो, तो यही सेम कंटेंट आपको हिंदी में प्रोवाइड किया गया है। आगे देखते हैं इसका एडिशन, ठीक है, सॉरी ये तो बहुत तिरछा लाइन खिंचा गया, एक सेकंड। हाँ, यहाँ पे भैया इसका एडिशन देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे हम एडिशन देखेंगे कि कौन कौन सा फार्माकोपिया कितने एडिशंस है, ठीक है, एंड कब कब आया था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इंडियन फार्माकोपिया का एडिशन देखते हैं। किसका? इंडियन फार्माकोपिया का एडिशन देखते हैं। तो हमारा जो इंडियन फार्माकोपिया का एडिशन है वो फर्स्ट एडिशन कब आया था? हमारे इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन कब आया था? तो भैया 1955 में हमारे इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन आया था। अब इसमें सप्लीमेंट कब हुआ, मतलब कब कोई चीज़ नई एडेड हुई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सप्लीमेंट का मतलब ये होता है कि कोई नई चीज़ एडेड हुई, कब कोई चीज़ एडेंडम हुई, ठीक है, उसको बोलते हैं कब कोई चीज़ नई हुई, अपडेट हुई, ठीक है। तो 1966 में इसमें सप्लीमेंट हुआ, ठीक है। क्या हुआ? सप्लीमेंट हुआ। किसके चेयरमैन थे भैया? डॉक्टर बी एन घोष थे। कौन चेयरमैन था? डॉक्टर बी एन घोष थे। तो ऐसे करके ओवरऑल 9th एडिशन है। कितना है? 9th एडिशन है। इसको आपको याद करना पड़ेगा भैया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो ओवरऑल 9th एडिशन है हमारे फार्माकोपिया में, जो कि लेटेस्ट वाला 9th है, 2022 में आया था। अभी तक इसका कोई सप्लीमेंट नहीं हुआ। डॉक्टर मनसुख मांडवैया, कौन? मनसुख मांडवैया, ये कौन है? ये चेयरमैन है, ठीक है। इनके चेयरमैन की उपस्थिति में ये एडिशन आया था, 9th एडिशन। तो इसमें वॉल्यूम वगैरह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ एडिशंस आपको पता होना चाहिए कि कब कौन एडिशन आया था। तो 9th एडिशन है, 9th एडिशन के पूरे ईयर आपको याद कर लेने होंगे, ठीक है, आज रात में। चलो आगे ब्रिटिश फार्माकोपिया देखते हैं कि ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या होता है। इट इज पब्लिश्ड एनुअली। इट कंटेन्स स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ मेडिकल सब्सटेंस ऑफ यूनाइटेड किंगडम।
क्या कह रहा है भैया, ये पब्लिश्ड हर साल होता है, हर साल पब्लिश्ड होता है। रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ मेडिकल सब्सटेंस, मेडिकल सब्सटेंस की मेंटेनिंग, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है। क्या, मेडिकल सब्सटेंस, जो हमारा मेडिकल फॉर्मुलेशंस होता है, जो भी ड्रग्स होता है, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है। और ये हर साल क्या होता है, पब्लिश्ड होता है। इसका फर्स्ट एडिशन भैया 1864 ईस्वी में आया था, और इसमें टोटल 6 वॉल्यूम है अभी तक इसमें टोटल 6 वॉल्यूम है। ये ब्रिटिश का किताब है, मतलब फार्माकोपिया का किताब है। आगे हिंदी है, सेम वही है कि भैया हर साल प्रकाशित होती है, और मेडिकल सब्सटेंस की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यक होती है, ठीक है। और ये प्रकाशित कब हुआ भैया, इन ब्रिटिश फार्माकोपिया का पहला एडिशन 1864 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। पहला किसमें, 1864 में पहला प्रकाशित हुआ। ब्रिटिश फार्माकोपिया में कुल 6 वॉल्यूम है। कितने, ब्रिटिश फार्माकोपिया में कुल 6 वॉल्यूम है। समझ में आ गया, चलो। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया क्या होता है, इट इज पब्लिश्ड एनुअली, ये भी एनुअली पब्लिश्ड होता है। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कन्वेंशन, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कन्वेंशन के द्वारा, ठीक है, बाय द यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कन्वेंशन के द्वारा ये क्या होता है, पब्लिश्ड होता है। इट इज पब्लिश्ड इन अ कंबाइंड वॉल्यूम विद द नेशनल फॉर्मूलरी USP-NF, ये क्या होता है, कंबाइंड में क्या होते हैं, पब्लिश्ड होते हैं। USP and NF मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एंड नेशनल फॉर्मूलरी, ये दोनों कंबाइंड में पब्लिश्ड होते हैं, ठीक है। इट एक्ट्स एज एन ऑफिशियल पब्लिक स्टैंडर्ड फॉर सेटिंग अथॉरिटी और प्रिस्क्रिप्शन OTC ड्रग्स एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट, जो भी प्रिस्क्रिप्शन OTC ड्रग्स और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, ऑफिशियल स्टैंडर्ड के रूप में क्या करती हैं, काम करती हैं भैया, ठीक है। ये ऑफिशियल स्टैंडर्ड द्वारा कार्य करती है। आगे सेम कंटेंट हिंदी में है, या आप इसको देख लीजिएगा हिंदी वाला, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स, कि कितने टाइप्स के पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं, एंड देयर सिलेक्शन, उसके सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होते हैं, एंड विथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, उसके एडवांटेज क्या है एंड डिसएडवांटेज यानी लाभ क्या है और हानि क्या है, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। डेफिनेशंस ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स, पैकेजिंग मटेरियल्स क्या होता है, आपको ओवरऑल थोड़ा छोटा मोटा समझा देते हैं। जैसे आप कोई दवा लेने जाते हैं, ठीक है, दवा लेने जाते हैं, अब वो रैपर में पैक होता है, तो रैपर में जो पैक होता है उसको क्या बोलते हैं, पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है। जो रैपर में पैक होता है, जो ड्रग का स्ट्रिप्ट होता है, पत्ता होता है, पत्ता जो होता है ना, उसको बोलते हैं पैकेजिंग मटेरियल। समझ में आ गया, देख लेते हैं। पैकेजिंग मटेरियल्स आर द सब्सटेंस और प्रोडक्ट यूज टू प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, दवाओं के निर्माण से लेकर अंतिम उपयोग तक सुरक्षित रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, कंटेन्स एंड प्रिजर्व फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द टाइम्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के टाइम से अब तक, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग का टाइम है तब से लेकर जब तक दवाएं खत्म नहीं होती हैं तब तक प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अनटिल देयर फाइनल यूज, मतलब उसके फाइनल यूज तक, दे हेल्प इन मेंटेनिंग द क्वालिटी, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करता है, उसकी सेफ्टी को मेंटेन करता है, उसकी स्टेबिलिटी, स्थिरता को मेंटेन करता है, एंड इफेक्टिवनेस, यानी वो अपना इफेक्टिव स्ट्रॉन्ग, मतलब ऐसा ना हो कि उसका एक्शन खत्म हो जाए, ठीक है, उसका थेरेपेटिक एक्शन खत्म हो जाए, उसका इफेक्टिवनेस बना रहे, ऑफ ड्रग ड्यूरिंग स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग, ओवरऑल मतलब सभी प्रकार में ये हेल्प करता है, हैंडलिंग करने में भी, लेन देन में भी, ट्रांसपोर्टेशन में, अगर आप व्हीकल से कहीं दूर जा रहे हैं ट्रक में लोड होकर, उसमें भी पैकेजिंग मटेरियल उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ड्यूरिंग स्टोरेज, आप स्टोर कर रहे हैं अपने मेडिकल स्टोर में, कहीं फार्मेसी में रख रहे हैं, तो उसमें भी हेल्प करता है। तो ओवरऑल मिला के पैकेजिंग मटेरियल बहुत ज़्यादा जरूरी है, किसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए पैकेजिंग मटेरियल बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलो सबसे पहला यहाँ पे देखो पूछा है कि वेरियस टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, यहाँ पे पूछा है ना वेरियस टाइप, तो थोड़ा हम देख लेते हैं यहाँ पे ग्लास, प्लास्टिक, मेटल जो भी है थोड़ा देख लेंगे। तो ग्लास कंटेनर्स क्या होता है, ग्लास कंटेनर कई आप देखे होंगे, सिरप जो आता है ग्लास में आता है, ठीक है, कांच के गिलास में आता है। ग्लास इज वाइडली यूज्ड फॉर फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग इन द फॉर्म ऑफ बॉटल्स, वायल्स एंड एम्पल्स। भैया जो वायल्स होते हैं ना, बॉटल्स होते हैं, एम्पल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो कांच के होते हैं, एंड उसमें फार्मास्यूटिकल हमारे सब्सटेंस उसमें होते हैं, वो पैक होते हैं, तो उसी को बोलते हैं ग्लास कंटेनर्स। ग्लास कंटेनर समझ में आ गया। तो ग्लास कंटेनर से बेसिकली बॉटल्स, वायल्स एंड एम्पल्स जो होते हैं वो ग्लास के होते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया। एंड ये क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट भी होता है, ये कांच क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, आर पार दिखता है, तो ये इसका क्या है, एडवांटेज है, ठीक है। चलो एडवांटेज देख लेते हैं इसका। एडवांटेज क्या है भैया, एडवांटेज केमिकल इनर्ट, रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है, क्या होता है, डज नॉट रिएक्ट विद ड्रग, दवा के साथ हमारा रिएक्ट नहीं करता है।
ये निष्क्रिय होता है। क्या होता है? निष्क्रिय होता है, दवा के साथ रिएक्ट नहीं होता है। एक्सीलेंट बैरियर अगेंस्ट गैसेस एंड मॉइस्चर्स, गैस और नमी के लिए उत्कृष्ट अवरोध होता है। गैस और नमी के लिए क्या होता है? उत्कृष्ट अवरोध होता है। इसमें गैस नहीं जा सकता और नमी नहीं जा सकता, बाहर का जो इन्वायरमेंट का नमी होता है वो आपके ग्लास में एंटर नहीं कर पाएगा। ठीक है। ट्रांसपेरेंट होता है, इजी टू इंस्पेक्ट कंटेंट्स, ये इजी से इंस्पेक्ट हो सकता है। ठीक है, दवा को आप देख सकते हैं आसानी से। ट्रांसपेरेंट होता है कि भैया दवा है कि दारू है। ठीक है, आप देख सकते हैं। रीयूजेबल एंड रिसाइकलेबल, ठीक है, आप इसको पुनः उपयोग कर सकते हैं। रीयूजेबल है एंड रिसाइकलेबल है। ठीक है, आप इसको पुनः यूज कर सकते हैं और पुनः चक्रण योग्य कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उसको रिसाइकल भी कर सकते हैं। समझ में आ गया? चलो, डिसएडवांटेज क्या हानि है? फ्रेजिल एंड ब्रेकेबल, भैया टूटने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत नाजुक रहता है। अगर आप ग्लास लेंगे, गिरा देंगे, टूट जाएगा, तो टूटने के चांस बहुत ज़्यादा रहता है। हैवी इन वेट, वजन बहुत ज़्यादा होता है, इसका वजन बहुत ज़्यादा होता है। कॉस्टली कंपेयर टू प्लास्टिक, प्लास्टिक के कंपेयर में थोड़ा ये महंगा होता है, क्योंकि कांच थोड़ा महंगा आता है। ठीक है, तो भैया महंगा आता है, ये समझ में आ गया? चलो, ये इसका डिसएडवांटेज है, हानि है। तो दो 3 पॉइंट आप याद कर लेंगे, उतना आपका इनफ हो जाएगा। प्लास्टिक एज ए पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है? यहाँ पे आप लोग प्लास्टिक देख रहे होंगे, तो प्लास्टिक की बोतल में जैसे आपका शैम्पू वगैरह आता है और बहुत सारे ड्रग्स आते हैं, दवाई आते हैं। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं कि ये क्या होता है एक्चुअल में। प्लास्टिक इज़ अ लाइट वेट, ये बहुत हल्का होता है। फ्लेक्सिबल, यानी आप मोड़ तोड़ सकते हैं, तोड़ नहीं सकते मतलब मरोड़ सकते हैं आप किसी भी तरीके से, लचीला होता है। एंड नॉन ब्रेकेबल, टूटने वाला नहीं होता है। पैकेजिंग मटेरियल है, कॉमनली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल कंटेनर, कॉमनली फार्मास्यूटिकल कंटेनर में यूज़ करते हैं। इट इज़ सुटेबल फॉर सॉलिड लिक्विड, ये सॉलिड लिक्विड के लिए सुटेबल होता है। एंड सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, और सेमी सॉलिड जैसे क्रीम हो गया, पेस्ट हो गया, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ होता है। और सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड का मतलब क्या होता है? सॉलिड लिक्विड का मतलब ये होता है कि थोड़ा सॉलिड रहे लेकिन हल्का हल्का, आप एक प्रकार से आप जेली टाइप समझ सकते हैं। ठीक है, जेली टाइप आप समझ सकते हैं। समझ गए? चलो, पैकेजिंग मटेरियल एक हल्की, लचीली और न टूटने वाली पैकेजिंग सामग्री है, जिसका उपयोग क्या होता है? जिसका उपयोग औषधि कंटेनर में व्यापक रूप से किया जाता है। यह ठोस, तरल और अर्ध ठोस दवाओं के लिए उपयुक्त होता है। यहाँ पे आप पैकेजिंग मटेरियल देख सकते हैं। चलो, टाइप्स देख लेते हैं इसके। कितने टाइप्स होते हैं भैया? पॉलीइथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड पॉलीस्टीरीन। ठीक है, तो PEPP, PVC, PS, तो यहाँ पे 4 टाइप्स हैं। बेसिकली 3 टाइप्स से आप याद कर लेंगे तो काम हो जाएगा। यहाँ पे देखो, पॉलीथाइलिन है, क्या है? पॉलीथाइलिन सबसे पहले है, जो आप रैपर वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे आपका पाउच में जो क्या आता है, पाउच में ORS पाउडर आता है। ठीक है, तो वो पॉलीइथाइलिन से बना होता है। पॉलीप्रोपाइलिन क्या होता है? पॉलीप्रोपाइलिन जो डिब्बा वगैरह होता है, जो ढक्कन वगैरह होता है, वो पॉलीप्रोपाइलिन से बना होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो PVC होता है, जैसे दवाई का जो स्ट्रिप्ट वगैरह होता है, वो इससे बना होता है। ठीक है, एंड पॉलीस्टायरीन से जो प्लेट वगैरह यूज़ होती हैं, कहाँ पे? जो मेडिकल में प्लेट वगैरह जो यूज़ होती हैं, जो सामग्री रखने के लिए, जैसे टूल्स वगैरह रखने के लिए, तो उससे वो बना होता है। तो 3 पॉइंट्स आपके लिए इनफ होगा। ठीक है, 3 पॉइंट्स याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। एडवांटेज ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का क्या एडवांटेज है? सबसे पहले भैया वो हल्का होता है, अनड्यूरेबल यानी लंबे समय तक टिकाऊ होता है, नॉन ब्रेकेबल टूटने वाला नहीं होता है, लो कॉस्ट आपके कम खर्चीला होता है, एंड इजी टू हैंडल, आप आसानी से उसको उपयोग में ले सकते हैं। अवेलेबल इन वेरियस शेप, कई शेप में ये अवेलेबल होता है। आप गोला शेप में होता है, रेक्टेंगल शेप में होता है, अब बॉटल के शेप में होता है, तो कई शेप में ये अवेलेबल होता है। समझ में आ गया? चलो, डिसएडवांटेज क्या है? में एब्जॉर्ब ड्रग, ड्रग भैया ये एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, ड्रग क्या करता है? ये एब्जॉर्ब कर सकता है। एंड परमिएबल टू गैसेस एंड मॉइस्चर्स, गैस और नमी को पार होने देता है। ये भैया ग्लास नहीं है कि गैस और नमी नहीं पार होगा, ये प्लास्टिक है, इसमें गैस और नमी पार हो सकता है, जिससे ड्रग्स वगैरह खराब हो सकती हैं। नॉट सुटेबल फॉर ऑल ड्रग्स, सभी दवाओं के लिए ये सुटेबल नहीं होता है। डिफिकल्ट टू स्टरलाइज, इसमें भैया स्टरलाइज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। मतलब स्टरलाइज का मतलब ये होता है कि एक बार अगर यूज़ हो गया तो उसको स्टरलाइज करके फिर दोबारा आप यूज़ नहीं कर सकते, आप उसको साफ सुथरा करके अच्छे से दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी हो सकता है, पर्यावरण प्रदूषण भी हो सकता है। तो ये क्या है? कुछ डिसएडवांटेज है प्लास्टिक के। मेटल एज ए प्लास्टिक मटेरियल्स, मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स जैसे आपके अमूल का दूध हो गया, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे अमूल का दूध वगैरह हो गया, तो वो जैसे वो सब ड्रग्स, वो सब सब्सटेंस कहाँ पे पैक होते हैं? मेटल्स के कंटेनर में पैक होते हैं। मेटल्स इज ए स्ट्रॉन्ग एंड इम्परमिएबल पैकेजिंग मटेरियल्स यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल्स टू प्रोटेक्ट प्रोडक्ट फ्रॉम लाइट, एयर एंड मॉइस्चर। मेटल एक मजबूत और अपारगम्य पैकेजिंग मटेरियल्स है, जिसका उपयोग दवाओं को प्रकाश, हवा और नमी से बचाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मरहम, एरोसॉल और टैबलेट की पैकेजिंग में होता है। किसका भैया? ऑइंटमेंट, एरोसॉल एंड टैबलेट के पैकेजिंग मटेरियल में इसका पैकेजिंग हो, मतलब
इसको किया जाता है। समझ में आ गया? चलो, टाइप्स ऑफ मेटल कितने टाइप्स के होते हैं? एल्यूमिनियम हो गया, टीन हो गया, स्टेनलेस स्टील होगा। ये हो गया एल्यूमिनियम भैया आपका स्ट्रिप, ये हो गया टीन, और ये हो गया स्टेनलेस स्टील। तो तीनों टाइप्स आपके सामने है। तो ये 3 टाइप आप याद कर लीजिएगा। 3 टाइप्स होते हैं किसके? मेटल्स के 3 टाइप होते हैं। समझ में आ गया? चलो आगे देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ मेटल। मेटल का क्या एडवांटेज, क्या लाभ है? तो सबसे पहले एक्सीलेंट बैरियर प्रॉपर्टीज, बेहतरीन सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा के मामले में भैया एक्सीलेंट है। स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, ये भैया तगड़ा होता है, मतलब मजबूत होता है और टिकाऊ होता है। प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर, लाइट और मॉइस्चर से प्रोटेक्ट किया जाता है। सुटेबल फॉर एरोजॉल, एरोजॉल के लिए उपयुक्त होता है। और लॉन्ग सेल्फ लाइफ, मतलब लंबी सेल्फ लाइफ के लिए, लंबे समय तक ये टिकाऊ होता है, लंबे समय तक आप रख सकते हैं इसको। तो ये इसका एडवांटेज यानी लाभ है। डिसएडवांटेज मतलब हानि क्या है? कोरोजन में अकर, जंग लग सकती है। क्या? कोरोजन में अकर, जंग लग सकती है। महंगा आता है, एक्सपेंसिव है। हैवी वेट, काफ़ी ज़्यादा वजन हो सकता है। नॉन ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट नहीं, आर बार नहीं देख सकते। मे रिएक्ट विथ सम ड्रग, कोई ड्रग के साथ रिएक्ट कर लेता है, ड्रग खराब हो जाएगी। कुछ दवाओं के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है और दवा खराब कर सकता है। तो ये क्या है? ये कुछ डिसएडवांटेज है किसका? मेटल का। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होता है? एन ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट विथ सुटेबल एग्जांपल। फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होता है? एडेटिव जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडेटिव, यानी हमारे ड्रग्स में कोई चीज़ ऐड की जाए लेकिन उसका थेराप्यूटिक एक्शंस ना रहे, मतलब बहुत कम रहे, उसको बोलते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स। तो देख लेते हैं, जो आप कलरिंग, जो ड्रग आप देखते हैं, बहुत सारे कलर के, लाल, हरे, पीले, नीले कलर के आते हैं ड्रग्स, ठीक है? तो उसमें कलरिंग एजेंट मिलाया जाता है, वही होता है फार्मास्यूटिकल एड्स। क्या होता है? वही फार्मास्यूटिकल एड्स होता है। तो देख लेते हैं, फार्मास्यूटिकल एड्स आर सब्सटेंस यूज्ड इन द प्रिपरेशन, प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग एंड स्टोरेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। दिस सब्सटेंस डू नॉट हैव एनी थेराप्यूटिक एक्शन। ये भैया कोई थेराप्यूटिक एक्शन नहीं देता है। और क्या होता है? एक्टिव बट हेल्प इन इंप्रूविंग स्टेबिलिटी, लेकिन हमारे ड्रग की इंप्रूव करता है स्टेबिलिटी को, उसकी अपीयरेंस को, यानी आकर्षक बनाता है, उसकी टेस्ट अच्छा बनाता है। एंड इफेक्टिवनेस ऑफ डोजेस फॉर्म का इफेक्टिवनेस अच्छा बनाता है। देखो ये क्या है? ये फार्मास्यूटिकल एड्स है। हमारे ड्रग में ऐसा नहीं है कि हम किसी ड्रग में हम फार्मास्यूटिकल एड्स मिला रहे हैं थेराप्यूटिक एक्शन शो करने के लिए। थेराप्यूटिक एक्शन शो करने के लिए नहीं मिलाया जाता है। दवा को आकर्षक बनाने के लिए, उसके डोजेस फॉर्म को अच्छा बनाने के लिए, ताकि डोजेस फॉर्म टूटे ना जल्दी, ठीक है? एंड कलरिंग एजेंट मिलाने के लिए, बाइंडिंग एजेंट मिलाने के लिए, ठीक है? स्वीटिंग, जो आपको मीठा मीठा कोई ड्रग्स मीठा आ रहा होगा, ठीक है? स्वीटिंग एजेंट मिलाने के लिए, फ्लेवरिंग एजेंट मिलाने के लिए। तो ये सब जो एजेंट्स हैं, ये सब मिलाया जाता है फार्मास्यूटिकल एड्स में। ना कि कोई ड्रग मिलाया जाता है, ना कि कोई दवाई मिलाया जाता है कि हाँ भैया ये दवाई मिलाया जा रहा है, बॉडी में जाएगा, बॉडी में एक्शन शो करेगा। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। बॉडी में ये एक्शन शो नहीं करता, इसका कोई थेराप्यूटिक एक्शन नहीं है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है डू नॉट हैव एनी थेराप्यूटिक एक्टिविटी, कोई थेराप्यूटिक एक्टिविटी नहीं है, ठीक है? समझ में आ गया? चलो फार्मास्यूटिकल एड्स यहाँ पे देख लेते हैं। देखो कलरिंग एजेंट जो होता है उसको फार्मास्यूटिकल एड्स बोलते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट जो होता है वो मिलाया जाता है। स्वीटिंग एजेंट मिलाया जाता है एंड बाइंडिंग एजेंट। तो 4 एजेंट हैं जो कि हमारे ड्रग में मिलाया जाता है। एक्टिव ड्रग होता है, ठीक है? समझ में आ गया इमेज के माध्यम से? चलो आगे देख लेते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक सब्सटेंस क्या होता है। ऑर्गेनोलेप्टिक सब्सटेंस क्या होता है भैया? ऑर्गेनोलेप्टिक सब्सटेंस आर फार्मास्यूटिकल एड्स, ये एक प्रकार का फार्मास्यूटिकल एड्स ही है दैट इंप्रूव द सेंसरी प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग सच एज टेस्ट, कलर, ऑर्डर एंड अपीयरेंस। भैया यही क्या करता है? हमारे जो ड्रग का प्रॉपर्टीज है, लाइक टेस्ट, कलर, ऑर्डर एंड अपीयरेंस को क्या करता है? ये थोड़ा अच्छा बनाता है, इंप्रूव करता है। मेडिसिन मोर एक्सेप्टेबल टू पेशेंट, जो मेडिसिन होता है वो पेशेंट को मोर एक्सेप्टेबल होता है, मतलब पेशेंट स्वीकार कर सकते हैं आसानी से। अगर एक बार पेशेंट देखेंगे तो उसको आकर्षक लगेगा, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। समझ में आ गया? चलो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोलेप्टिक्स। ऑर्गेनोलेप्टिक्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो 3 टाइप्स के होते हैं। कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटिंग एजेंट। कितना? कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट एंड स्वीटिंग एजेंट। रंग देने वाला पदार्थ को कलरिंग एजेंट बोलते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट स्वाद देने वाले पदार्थ को, एंड स्वीटिंग एजेंट मिठास देने वाले पदार्थ को। तो मैंने आपको बताया कलर मिलाया जाता है, फ्लेवर मिलाया जाता है एंड क्या? स्वीटिंग, मीठापन मिलाया जाता है। गुड़, चीनी जो भी है, देखो यहाँ पे एक गुड़ है, चीनी है, ठीक है? तो ये सब मिलाया जाता है हमारे ड्रग्स में। तो एक एक करके पढ़ लेते हैं कि कलरिंग एजेंट क्या होता है। सबसे पहले कलरिंग एजेंट आर एडेड टू फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस टू इंप्रूव अपीयरेंस एंड आइडेंटिफिकेशंस ऑफ द ड्रग्स। भैया हमारे ड्रग में कलरिंग एजेंट क्यों मिलाया जाता है? ताकि हमारा जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है वो थोड़ा आकर्षक दिखे और उसको पहचाना जा सके कि क्या क्या किया जा सके भैया, उसको पहचाना जा सके, ठीक है? इसका एग्जाम्पल क्या है? टेट्राजिन, अमरैंथ एंड कैरामेल, ठीक है? टेट्राजिन, अमरैंथ एंड कैरामेल, ये 3 क्या है? ये 3 इसकी एग्जाम्पल हैं जो कि कलर हैं। ये 3 कलर हैं, ये 3 कलर हैं जो हमारे ड्रग्स में मिलाए जाते हैं।
कलर एजेंट दवाओं में रूप और पहचान को बेहतर बनाने के लिए मिलाए जाते हैं, जो कि उदाहरण यहाँ पे है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कलरिंग एजेंट क्या होता है, समझ में आ गया ना। चलो फ्लेवरिंग एजेंट देख लेते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट क्या होता है? फ्लेवरिंग एजेंट आर यूज टू मास्क अनप्लीजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ मेडिसिन। एग्जाम्पल ऑरेंज ऑयल, पिपरमिंट ऑयल। फ्लेवरिंग एजेंट एक ऐसा एजेंट है जो भैया मास्क करता है अनप्लीजेंट टेस्ट को, मतलब जो कड़वा टेस्ट होता है उसको मास्क कर देता है, एंड ऑर्डर ऑफ मेडिसिन, और जो ऑर्डर होते हैं उसको मास्क यानी छुपा देता है, यानी वो अपना कड़वा जो दवा का जो कड़वा टेस्ट होता है, कड़वा ऑर्डर होता है, सुगंध होता है, उसको छुपा देता है। कौन? फ्लेवरिंग एजेंट। जैसे ऑरेंज ऑयल, पिपरमिंट ऑयल एंड वेनिला, 3 एग्जाम्पल है, तो तीनों आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलो आगे स्वीटिंग एजेंट देख लेते हैं। स्वीटिंग एजेंट क्या होता है? स्वीटिंग एजेंट आर एडेड टू इम्प्रूव पैलेटेबिलिटी ऑफ ओरल फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। ये क्या करता है? ये स्वाद को मीठा बनाता है, पैलेटेबल बनाता है। क्या? पैलेटेबल बनाता है। एंड इसका एग्जाम्पल क्या है? सुक्रोज है, सैक्रिन है, सोडियम सोर्बिटोल है। क्या? सुक्रोज, सैक्रिन, सोडियम सोर्बिटोल, ये एक प्रकार का ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज, सुक्रोज, सैक्रिन, सोडियम सोर्बिटोल, ये एक प्रकार का क्या है? एग्जाम्पल है, जो कि हमारे ड्रग्स में मिलाया जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनोलेप्टिक्स, क्या इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनोलेप्टिक्स का? क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब क्या महत्वपूर्णता है? तो सबसे पहले ये पेशेंट कॉम्प्लियंस को इंप्रूव करता है, रोगी द्वारा दवा लेने की स्वीकार्यता यानी एक्सेप्टेबल बनाता है। मास्क अनप्लीजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर, जो भी अनप्लीजेंट कड़वा टेस्ट होता है, कड़वा सुगंध होता है, उसको मास्क यानी छुपा देता है। इनहेंस अपीयरेंस ऑफ डोजेस फॉर्म, जो ड्रग का डोजेस फॉर्म होता है उसको आकर्षक बनाता है। ड्रग को आप देखेंगे तो आपका खाने का मन करेगा, हाँ यार बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत आकर्षक दिख रहा है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि इनहेंस अपीयरेंस ऑफ डोजेस फॉर्म को बेहतर रूप से बनाता है। 5वां नंबर, क्लासिफाई प्रिजर्वेटिव, डिस्क्राइब टाइप्स विद एग्जांपल एंड देयर फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस। प्रिजर्वेटिव देख लेते हैं कि एक्चुअली में प्रिजर्वेटिव होता क्या है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखते हैं प्रिजर्वेटिव का डेफिनेशन। प्रिजर्वेटिव आर फार्मास्यूटिकल एड्स एडेड टू फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ एंड इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट। प्रिजर्वेटिव एक प्रकार का फार्मास्यूटिकल एड्स ही होता है, ये भी एक प्रकार का फार्मास्यूटिकल एड्स होता है, जिसको जो कि ऐड किया जाता है हमारे प्रिपरेशन में, हमारे ड्रग के प्रिपरेशन में ऐड किया जाता है। किस लिए ऐड किया जाता है? प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, हमारे ड्रग में जो माइक्रोबियल ग्रोथ होते हैं उसके बचाव के लिए ये ऐड किया जाता है, और उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाया जाता है। जैसे अगर कोई ड्रग 10 दिन चलने वाला है, इसमें आप प्रिजर्वेटिव मिला देंगे, ठीक है, प्रिजर्वेटिव मिला देंगे तो ये ड्रग 20 दिन चलेगा। ठीक है, तो वही बता रहा है कि जो ड्रग होता है प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है ताकि माइक्रोबियल ग्रोथ अटैक ना कर पाए और ड्रग को खराब ना कर पाए। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि ये भैया प्रिजर्वेटिव फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं जिन्हें औषधि तैयारी में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने और सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इसका यूज किया था। किसका? प्रिजर्वेटिव का। समझ में आ गया? तो यहाँ पे देखो इमेज के माध्यम से थोड़ा समझ लेते हैं। देखो ये ड्रग है, ये विदाउट प्रिजर्वेटिव, मतलब प्रिजर्वेटिव इसमें नहीं है। देखो यहाँ पे जर्म्स अटैक कर लिए, बैक्टीरियल अटैक कर लिए, इसमें ग्रोथ कर रहे हैं, तो यानी ये ड्रग क्या हो गया? पूरी तरीके से खराब हो गया, आप इसको यूज नहीं कर सकते। अब इसमें क्या है? ये ड्रग, इस ड्रग में प्रिजर्वेटिव मिलाया गया है, प्रिजर्वेटिव मिलाया गया है। देखो ये ड्रग बिल्कुल सेफ है, आप इसको यूज कर सकते हैं। जो बैक्टीरियल ग्रोथ है ये अटैक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो यही होता है डिफरेंस प्रिजर्वेटिव में। ठीक है, नीड पर्पस ऑफ प्रिजर्वेटिव, किस लिए हम यूज करते हैं, इसका पर्पस क्या है? टू प्रिवेंट माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन को रोकने के लिए, जो माइक्रोबियल दूषण होता है, ठीक है, उसको रोकने के लिए हम इसका यूज करते हैं। टू इंक्रीज सेल्फ लाइफ ऑफ प्रिपरेशन, दवा का सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, जो दवा 10 दिन चलेगा वो दवा 20 दिन चलेगा, 25 दिन चलेगा प्रिजर्वेटिव मिलाने के बाद। टू मेंटेन सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ मेडिसिन, यानी जो ड्रग का सेफ्टी होता है, क्वालिटी होता है, उसको बनाए रखने के लिए हम प्रिजर्वेटिव का यूज करते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, प्रिजर्वेटिव का एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा। मिथाइल पैराबिन, सबसे पहला एग्जांपल क्या है? मिथाइल पैराबिन, ये हम यूज करते हैं, ये एक प्रकार का प्रिजर्वेटिव है। ठीक है, मिथाइल पैराबिन एक प्रकार का प्रिजर्वेटिव है, हम यूज करते हैं। किसमें? सिरप सस्पेंशन में यूज करते हैं। यह दवा को खराब होने से बचाता है और दवा में कीटाणुओं की वृद्धि रोकता है। ठीक है, सेकंड क्या है? प्रोपाइल पैराबिन, लिक्विड ओरल प्रिपरेशन में, यानी सिरप में, ये भी सिरप में यूज होता है। यह दवा लंबे समय तक सुरक्षित रखता है, इसलिए इसे अक्सर दूसरी दवाओं के साथ प्रयोग किया जाता है। इसे अक्सर दूसरी दवाओं के साथ क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। बेंजलकोनियम क्लोराइड, ये आई ड्रॉप्स, निजल ड्रॉप में यूज किया जाता है। इसका क्या होता है? उपयोग आंखों की दवा में किया जाता है, जो कि बैक्टीरिया ना बढ़े, इसमें बैक्टीरिया अपना ग्रोथ ना बढ़ा ले। फेनॉल, इंजेक्शन और वैक्सीन में यूज किया जाता है फेनॉल। ठीक है, यह इंजेक्शन में मिलाया जाता है ताकि दवा कीटाणुओं से बचाया जा सके, दवा क्या किया जा सके? कीटाणुओं से बचाया जा सके। क्लोरोब्यूटेनॉल, क्लोरोब्यूटेनॉल ये आई ड्रॉप और इंजेक्शन मिलाया जाता है। ये दवा सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखता है, यानी बैक्टीरियल से सुरक्षित रखता है और खराब नहीं होने देता। ठीक है, यूजेस ऑफ प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव का कहाँ कहाँ यूज होता है? यूज्ड इन लिक्विड प्रिपरेशन, लिक्विड प्रिपरेशन में यूज किया जाता है। यूज्ड इन आई
आई ड्रॉप्स जो आंख में ड्रॉप्स डाला जाता है, सिरप जो पीते हैं इंजेक्शन वगैरह में इसका यूज़ करते हैं। प्रिवेंट स्पॉइलाइज ऑफ फॉर्मुलेशंस खराब होने से बचाता है। फॉर्मुलेशन क्या करता है, प्रिवेंट करता है स्पॉइलाइज से, ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, फॉर्मुलेशन हमारा खराब नहीं होने देता। तो इसका ये यूजेस है, ठीक है। चलो, तो आज के लेक्चर में हम लोग 5 क्वेश्चंस को डिस्कस किए एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस को नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। एंड प्ले स्टोर से हमारे ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर, डी फार्मा सेकंड ईयर का नोट्स मिल जाएगा, प्ले स्टोर से हमारा ऐप मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड एग्जाम के लिए गुड लक। अच्छे से पढ़ते रहिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही एग्जाम में आएगा, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस अच्छे से पढ़ना है। चलो, टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड गुड लक।